Hello dear students, as usual I am Navnil God from Tagore School Parvatsar and we are studying our environmental studies book which is EVS book of our class 5th। हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी क्लास 5th की EVS बुक एंड डियर स्टूडेंट्स वी आर स्टडिंग 8th लेसन इन दीज डेज। इन दिनों हम लोग स्टडी कर रहे हैं 8th लेसन को विच इज यूनिक वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सजीवों का अद्वितीय संसार। एंड वी आर स्टडिंग अबाउट द वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग कई प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी सजीवों के बारे में यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। आई हैव गिवन यू 2 वीडियोज ऑफ दिस लेसन ऑलरेडी मैं आपको 2 वीडियो दे चुका हूँ इस लेसन के। एंड आल्सो आई हैव गिवन यू मैनी क्वेश्चंस विच वी हैव इन द लेसन। जो भी लेसन में यहाँ तक के क्वेश्चंस थे वो भी हम लोग कर चुके हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर हु कैन सी हाउ फार। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा 3rd वीडियो इस लेसन का, जो कि यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हु कैन सी, कौन देख सकता है, हाउ फार यानी कितना दूर, कौन कितना दूर देख सकता है। हु मीन्स होता है कौन, कैन मीन्स सकता है, सी यानी देखना, कौन देख सकता है, हाउ यानी कैसे, फार यानी दूर। कौन देख सकता है, हाउ यानी कितना, फार यानी दूर, कौन कितना दूर देख सकता है। लेट्स स्टार्ट द पॉइंट, लेट्स स्टार्ट द स्टडी ऑफ दिस पॉइंट। आइए शुरू करते हैं इस पॉइंट के बारे में स्टडी कि कौन कितना दूर देख सकता है। राइट डाउन, लिखो सम नेम्स, कुछ नाम ऑन ए पेपर, एक पेपर पर। एक पेपर पर कुछ नाम राइट डाउन कीजिए यानी लिखिए। प्लेस इट यानी रखें इसे ऑन ए वॉल, एक वॉल पर। एक पेपर पर आपने कुछ नेम्स लिख दिए और उसको एक वॉल पर यानी दीवार पर आपने चिपका दिया, टेप से चिपका दिया। नाउ अब सीइंग यानी देखते हुए द नेम्स, उन नामों को, जो नाम आपने पेपर पर लिखे हैं जिसको आपने दीवार पर चिपकाया है, उसको, उसके जो नेम्स आपने लिखे हैं वो देखते हुए वॉक अवे यानी वॉक यानी चले जाएं, अवे यानी दूर, दूर जाएं फ्रॉम द वॉल, उस दीवार से। एंड नोटिस, और ध्यान दें, हाउ फार यानी कितनी दूर तक, कैन यू सी तुम देख सकते हो, देम यानी उनको, क्लियरली यानी साफ तौर पर। आपने एक पेपर पर कुछ नेम्स लिखे, उस पेपर को आपने दीवार पर पेस्ट कर दिया, चिपका दिया। फिर आप धीरे धीरे दूर जा रहे हो उस दीवार से। आप कितनी दूर तक उन नामों को क्लियरली देख पाते हैं यानी आपकी नज़र कितनी दूर तक काम करती है, ये यहाँ पर एक एक्सपीरियंस करने के लिए आपको कहा गया है। आई स्ट्रक्चर यानी आँख की जो बनावट है, आई यानी आँख, स्ट्रक्चर यानी बनावट या संरचना। आँख की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, ऑफ ए फ्लाई, एक मक्खी की, एक मक्खी, फ्लाई यानी होती है मक्खी, एक मक्खी की जो आई स्ट्रक्चर होती है यानी आँख की संरचना होती है, और ए मॉस्किटो या एक मच्छर की जो आँख की संरचना होती है, आई स्ट्रक्चर होती है, इज वेरी डिफरेंट, वो बहुत ही अलग होती है। जो मक्खी और मच्छर की जो आँखें होती है उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। दे फ्लाई, वे उड़ते हैं, अवे यानी दूर, वे उड़ते हैं दूर। एट वंस यानी तुरंत, वे तुरंत दूर उड़ जाते हैं। सीइंग यानी देखकर, एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी हिलती हुई चीज, कोई भी हिलती हुई चीज जब उनको दिखती है तो वो एट वंस यानी तुरंत, फ्लाई अवे यानी दूर उड़ जाते हैं, दे यानी वे तुरंत दूर उड़ जाते हैं जब भी वो कोई मूविंग ऑब्जेक्ट देखते हैं यानी हिलती हुई कोई भी चीज जब वो देखते हैं। देयर आईज यानी उनकी आंखें, आर डिफरेंट, वो अलग होती है, फ्रॉम द आईज ऑफ ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों की आईज से। ह्यूमन बींग्स की आईज से जो मॉस्किटो और फ्लाई की आईज है वो डिफरेंट होती है, एंड एनिमल्स, और एनिमल्स से भी डिफरेंट होती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक हाउस फ्लाई यानी घरेलू मक्खी को, और यहाँ पर ये पिक्चर है
मॉस्किटो का, और ये पिक्चर है बटरफ्लाई यानी तितली का। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि अलग अलग जो एनिमल्स या इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं, मकोड़े होते हैं, उनकी जो आईसाइट है, जो नज़र है, उसकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। हमें भी यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा गया कि आप कितनी दूर तक चीज़ों को देख सकते हैं। ए लाउड वेडिंग प्रोसेशन, ए लाउड यानी बहुत तेज, जो बहुत तेज आवाज़ होती है उसको लाउड कहते हैं। ए लाउड यानी बहुत एक तेज, वेडिंग यानी शादी का, प्रोसेशन यानी जुलूस। वेडिंग प्रोसेशन को हम बारात भी कह सकते हैं, शादी का जुलूस। वैसे वेडिंग का मतलब शादी होती है, प्रोसेशन यानी जुलूस होता है, तो शादी का जुलूस क्या होता है? बारात को ही शादी का जुलूस कहते हैं। ए लाउड वेडिंग प्रोसेशन, एक बहुत तेज आवाज वाली बारात। वॉज पासिंग, वो पास हो रही थी, गुजर रही थी, नियर मयंक्स हाउस, मयंक के घर के पास। एक शादी का जुलूस या बारात गुजर रही थी जिसमें बहुत तेज आवाज हो रही थी। तो आप जानते ही हैं शादी का जुलूस जब गुजरता है, जब बारात निकलती है तो उसमें बाजे भी बजते हैं, आवाज भी होती है। तो इस तरह बहुत लाउड एक साउंड वहां पर निकलती है, उसमें से बहुत तेज आवाज निकलती है। तो वो मयंक के घर के पास से पास हो रही थी, गुजर रही थी। सीइंग दिस, देखकर इसे, यानी इसे देखकर, मयंक पुट हिज फिंगर्स, मयंक ने रखा उसकी उंगलियों को, फिंगर्स को, इनटू हिज ईयर्स, उसके ईयर्स के अंदर यानी कानों के अंदर। इतनी तेज आवाज जब उस मयंक ने सुनी तो उसने अपनी कानों में उंगलियां डाल ली, फिंगर्स रख ली। बिकॉज, क्योंकि, इट वॉज वेरी लाउड, क्योंकि ये था बहुत ही तेज, ये बहुत ही लाउड था, बहुत तेज आवाज में था, इसलिए उसने अपनी फिंगर्स को कानों के अंदर डाल लिया। गुंजन आस्क्ड हर, गुंजन ने पूछा उसे। वॉट हैपन्ड, क्या हुआ? वॉट यानी क्या, हैपन्ड यानी होता है घटित हुआ, क्या घटित हुआ या क्या हुआ? मयंक सैड, मयंक ने कहा, इट्स वेरी नॉइजी, ये है, यहां पर इट्स का मतलब है इट इज, आई इसमें से मिसिंग है और उसकी जगह एपोस्ट्रोफी कोमा लगा हुआ है। इट इज ही इसका मतलब है, इट्स भी बोल सकते हैं। इट्स वेरी नॉइजी, नॉइज का होता है, देखिए नॉइजी जो वर्ड है वो नॉइज से बना है, NOISE। नॉइज यानी होता है शोर, और नॉइजी यानी होता है शोर से भरा हुआ। इट इज वेरी नॉइजी, ये है बहुत ही शोर से भरा हुआ। नॉइज से बना है नॉइजी, ये बहुत ही शोर भरा है या शोर से भरा हुआ है, नॉइजी है। मुनिया आस्क्ड, मुनिया ने पूछा। वॉट डज इट मीन बाई नॉइज, वॉट यानी क्या, डज हेल्पिंग वर्ब है, इट यानी यह, क्या यह, मीन यानी होता है मतलब, अब इसमें डज भी आ गया है, तो क्या मतलब है, रखता है, क्या मतलब होता है, बाई नॉइज यानी नॉइज से। नॉइज से क्या मीनिंग है, नॉइज का क्या मतलब होता है? नॉइज यानी होता है शोर, तो शोर का क्या मतलब होता है? मयंक आस्क्ड, मयंक सैड, मयंक ने कहा। व्हेन, जब, वी हियर, हम सुनते हैं, ए साउंड, एक आवाज को, एक ध्वनि को, लाउडर यानी ज्यादा तेज, जब हम किसी आवाज को ज्यादा तेज सुनते हैं, लाउडर, लाउड से बना है लाउडर, लाउड यानी तेज, लाउडर यानी और तेज। जब हम किसी साउंड को लाउडर सुनते हैं और तेज सुनते हैं, देन अवर हियरिंग कैपेसिटी, देन यानी से, अवर यानी हमारी, हियरिंग कैपेसिटी यानी सुनने की क्षमता से, हमारी हियरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा जब हम किसी आवाज़ को सुनते हैं, जब हमारी सुनने की क्षमता से ज़्यादा हम सुनते हैं किसी आवाज़ को, इट इज़ कॉल्ड नॉइज़, ये कहलाती है नॉइज़, इसको शोर कहते हैं। जब अपनी हियरिंग कैपेसिटी यानी हमारी सुनने की क्षमता से भी लाउडर जब अपन किसी वॉइस को, किसी साउंड को हियर करते हैं, जब अपनी सुनने की क्षमता से ज़्यादा हम किसी आवाज़ को सुनते हैं, हियर यानी सुनते हैं, तो उसको नॉइज कहते हैं, उसको शोर कहते हैं। नाउ देयर आर 3 क्वेश्चंस हियर, यहाँ पर 3 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आपको देने हैं, और इसको करने से पहले आपको इसका जो कैप्शन है वो लिखना है। थिंक एंड टेल, सोचें और बताएं। क्वेश्चन नंबर 1, एट विच प्लेस,
एट यानी पर, विच यानी कौन से, प्लेसेज यानी स्थानों, किन स्थानों पर, हैव यू हर्ड आप सुन चुके हैं, नॉइज यानी शोर, किन स्थानों पर आप शोर सुन चुके हैं, कौन से स्थानों पर आप शोर सुनते हैं। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, इन मैरिज पार्टीज, शादी की पार्टियों में, एट बस स्टैंड, बस स्टैंड पर, देखिए कोमा है इनके बीच में, इन कोमा को भी आप जरूर लगाएं, इन मैरिज पार्टीज, मैरिज पार्टीज में यानी शादी की पार्टीज में, एट बस स्टैंड, बस स्टैंड पर, एंड एट रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन पर। तो यहां पर हम नॉइज सुन चुके हैं, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की आवाज बहुत तेज आती है, बस स्टैंड पर बसों का हॉर्न और गाड़ियों के हॉर्न होते हैं, और तीसरी जो चीज यहां पर बताई गई थी, मैरिज पार्टीज, शादी की जो पार्टियां होती है उसमें लाउड म्यूजिक बजता है। तो इसलिए ये 3 स्थान ऐसे हैं जहां पर हम तेज म्यूजिक तेज आवाज, नॉइज जिसको कहते हैं, शोर जिसको कहते हैं, वो सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, क्या है प्रॉब्लम्स यानी समस्याएं, क्या समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, वी फेस हम सामना करते हैं, ड्यू टू नॉइज, नॉइज के कारण। नॉइज के कारण वो कौन सी प्रॉब्लम्स है जिनको हमें फेस करना पड़ता है, जिनका हमें सामना करना पड़ता है। यानी जब नॉइज हम सुनते हैं, जब शोर हम सुनते हैं, तो कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, कौन सी समस्याओं को सुनना पड़ता है। यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस, नॉइज डिस्टर्ब्स आवर कम्युनिकेशन, नॉइज यानी शोर, डिस्टर्ब्स यानी बाधित करता है, रोकता है या बाधा उत्पन्न करता है, आवर कम्युनिकेशन यानी हमारे संपर्क में। नॉइज डिस्टर्ब्स आवर कम्युनिकेशन, नॉइज बाधा उत्पन्न करता है हमारे कम्युनिकेशन में, हमारे संपर्क में, यानी हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, किसी से संपर्क स्थापित कर रहे होते हैं किसी भी प्रकार से, तो उसको ये डिस्टर्ब करता है नॉइज। और कन्वर्सेशन या बातचीत में, यानी हम किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हो या कन्वर्सेशन यानी बातचीत कर रहे हो, तो नॉइज उसको डिस्टर्ब करता है, शोर उसको बाधित करता है, बाधा उत्पन्न करता है। इट कॉजेज, ये पैदा करता है, नॉइज जो होती है, शोर जो होता है, वो पैदा करता है स्ट्रेस यानी तनाव, एंड चांसेज ऑफ गेटिंग डेफ, और बहरा होने के जो चांस होते हैं, चांसेज यानी चांस या संभावनाएं, ऑफ गेटिंग डेफ यानी बहरा होने की, आर इंक्रीज्ड बढ़ जाती है, इंक्रीज्ड यानी बढ़ जाती है, आर इंक्रीज्ड यानी बढ़ जाती है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि गेट के बाद छोटा सा डैश लगा हुआ है, इसलिए इसी के साथ में ही है, ये पूरा एक ही वर्ड है, GETTING, गेटिंग। ये 2 वर्ड्स नहीं है, यहां पर डैश लगा हुआ है, इसका मतलब ये आगे वाला जो नेक्स्ट वर्ड है वो इसी के साथ में ही है। तो ये इसका आंसर है। हमें पूछा गया था कि कौन सी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं जब हम नॉइज को सुनते हैं। तो यहां पर बताया गया है कि नॉइज डिस्टर्ब्स आवर कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन, नॉइज डिस्टर्ब करती है हमारे कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन को, यानी बातचीत को ये डिस्टर्ब करती है। और इसके कारण क्या पैदा होता है, इट कॉजेज स्ट्रेस, और ये पैदा करता है स्ट्रेस यानी तनाव, एंड चांसेज ऑफ गेटिंग डेफ, और डेफ होने के चांसेज यानी बहरा होने के चांसेज आर इंक्रीज्ड, बढ़ जाते हैं। इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। वाई शुड वी नॉट मेक ए नॉइज, वाई यानी क्यों, शुड यानी चाहिए, वी यानी हमें, नॉट यानी नहीं, मेक यानी बनाना, ए नॉइज यानी एक शोर। हमें एक शोर क्यों नहीं बनाना चाहिए, हमें शोर क्यों नहीं करना चाहिए। तो हमें शोर क्यों नहीं करना चाहिए, इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, इट कॉजेज, यानी ये जो नॉइज होती है ये क्यों नहीं करनी चाहिए, इट कॉजेज यानी ये पैदा करती है, ये जो शोर है वो पैदा करता है नॉइज पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण। इट कॉजेज नॉइज पोल्यूशन, ये पैदा करता है नॉइज पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण।
सो इसलिए वी शुड नॉट मेक ए नॉइज, इसलिए हमें नॉइज नहीं पैदा करनी चाहिए। ये 3 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर्स मैंने आपको बताए हैं, वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। आइए आगे चलते हैं। ए डॉग बिकम्स अलर्ट, एक कुत्ता बन जाता है अलर्ट यानी सावधान। एक कुत्ता सावधान हो जाता है, हियरिंग यानी सुनकर, इवन ए लो साउंड, इवन यानी यहां तक कि, ए लो साउंड यानी एक धीमी आवाज को भी। कुत्ता जो होता है, डॉग जो होता है, वो एक लो साउंड यानी धीमी आवाज को सुन के भी अलर्ट हो जाता है, चौकन्ना हो जाता है। बैट यानी चमगादड़, प्रोड्यूसेज यानी निकालते हैं। देखिए पहले एक क्वेश्चन आया था अपने कि चमगादड़ अंधेरे में भी कैसे उड़ लेते हैं, उसका आंसर यहां पर दिया हुआ है। वो आंसर हालांकि लिखा था अपन ने, लेकिन उसका आंसर ये यहां पर भी है। बैट यानी चमगादड़, प्रोड्यूसेज यानी निकालते हैं, हाई पिच्ड साउंड, वो ऊंचे तारत्व की ध्वनि निकालते हैं। उसमें हाई फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ था, अपन ने जो लिखा उसमें लिखा था अपन ने हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज निकालते हैं। यहां पर लिखा हुआ है हाई पिच्ड यानी ऊंचे स्वर की आवाज निकालते हैं वो चमगादड़। वाइल फ्लाइंग यानी जब वो उड़ते हैं, जब वो फ्लाई करते हैं। द साउंड कम्स बैक, ये जो आवाज है ये आती है बैक यानी वापस। हिटिंग समवन समथिंग इन फ्रंट, टकरा कर, समथिंग यानी किसी चीज से, इन फ्रंट यानी जो सामने होती है। वो जो चमगादड़ होते हैं, बैट जो होते हैं, वो हाई फ्रीक्वेंसी की या हाई पिचिंग की एक साउंड निकालते हैं जो कि टकरा करके यानी हिट करके वापस आती है, बैक आती है। अगर कोई चीज सामने आ जाती है उसके, तो वो जो उसकी साउंड है चमगादड़ की, वो उस सामने जो भी चीज आती है उससे टकरा करके वापस आती है उसके पास आवाज। इससे क्या है, उसको पता चल जाता है कि सामने कोई चीज आ गई है और वो कितनी दूर है वो चीज, ये भी उसको पता चल जाता है। हियरिंग दिस इको, इस इको को सुनकर, इको यानी होता है प्रतिध्वनि। जब अपन किसी भी चीज के सामने बोलते हैं और अपनी आवाज गूंजती है यानी वापस आती है वो की वही आवाज, जैसे कुएं में बोलते हैं तो वापस आती है, तो उसको इको कहते हैं। आपने भी देखा होगा माइक में भी इको सिस्टम होता है, हेलो बोलते ही 2-3 बार आता है हेलो हेलो हेलो, वो इको साउंड होती है। तो जो चमगादड़ होता है, जो बैट होता है, वो भी इको आवाज निकालता है। जो सामने अगर कोई भी चीज होती है तो उससे टकराकर उसके पास वापस वो आवाज आती है। तो इस इको साउंड के हिसाब से ए बैट कैन इजीली फ्लाई, एक चमगादड़ आसानी से फ्लाई कर सकता है। एट नाइट टाइम आल्सो, रात्रि के टाइम भी। डिफरेंट लिविंग क्रीचर्स, अलग अलग जो सजीव जंतु होते हैं, हैव यानी रखते हैं, डिफरेंट हियरिंग कैपेसिटीज, अलग अलग प्रकार की सुनने की क्षमताएं। अलग अलग जो क्रीचर्स या एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट हियरिंग कैपेसिटीज रखते हैं, यानी सुनने की क्षमता उनकी अलग अलग प्रकार की होती है। फिर से यहां पर 3 क्वेश्चन है, वो आपको करने हैं। थिंक एंड टेल आपको लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, हु आर द पीपल, कौन वो लोग हैं, साउंड ऑफ हुज, जिनकी साउंड यानी आवाज, ऑफ हुज फुट स्टेप्स। फुट स्टेप्स का मतलब होता है कदम। जब कोई चलता है तो उसके जो कदमों की आवाज होती है उसको फुट स्टेप यानी कदम कहते हैं अपन। तो साउंड ऑफ फुट स्टेप्स यानी कदमों की आवाज। फिर से पढ़ेंगे इसको। हु आर द पीपल यानी वो कौन लोग हैं, साउंड ऑफ हुज, हुज यानी किन, जिनके, साउंड ऑफ फुट स्टेप्स यानी जिनके कदमों की आवाज, यू कैन आइडेंटिफाई, आप पहचान सकते हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे कौन लोग हैं जिनके कदमों की आवाज को आप पहचान सकते हैं। ध्यान रखिए, अपन जो भी घर में रहते हैं, अपन निश्चित रूप से कदमों की आवाज से भी पहचान सकते हैं कि कौन आ रहा है, क्योंकि हर एक के चलने की स्टाइल अलग अलग होती है। कदमों की आवाज का भी एक डिफरेंस होता है। तो कौन वो लोग हैं जो जिनके कदमों की आवाज आप पहचान सकते हैं।
तो यहाँ पर आपको आंसर इस तरह से लिखना है। ये आई कैन रिकग्नाइज, मैं पहचान सकता हूँ, द साउंड ऑफ फुट स्टेप्स की आवाज़ यानी कदमों की आवाज़, ऑफ माई मदर मेरी माताजी की, फादर यानी पिताजी की, सिस्टर यानी बहन की, ब्रदर यानी भाई की, टीचर यानी शिक्षक की, एटसेट्रा आदि की। इन सब की फुट स्टेप की जो साउंड है वो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं या रिकॉग्नाइज कर सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, विच एनिमल, कौन सा जानवर, बिकम्स यानी बन जाता है, अलर्ट यानी सावधान, कौन सा जो एनिमल है वो अलर्ट हो जाता है, सावधान हो जाता है, आफ्टर हियरिंग, सुनने के बाद में, इवन ए लो साउंड, यहां तक कि एक धीमी सी आवाज को भी। एक लो साउंड को सुन करके कौन सा एनिमल अलर्ट हो जाता है, तो यहां पर वैसे हमने कुत्ते के बारे में पढ़ा था, कुत्ता थोड़ी सी भी आवाज आते ही अलर्ट हो जाता है, लेकिन कुछ और भी ऐसे जानवर हैं जो बहुत हल्की सी आवाज को भी सुन सकते हैं और अलर्ट हो जाते हैं। तो यहां आपको क्या करना है, विच एनिमल की जगह पर आपको वो सारे एनिमल्स लिखने हैं। पिजन्स यानी कबूतर, कैट्स यानी बिल्लियां, डॉग्स यानी कुत्ते, एंड हॉर्सेज यानी घोड़े। ये जो जानवर है वो धीमी छोटी सी आवाज के ऊपर भी अलर्ट हो जाते हैं। तो यहां पर आपको लिखना है पिजन्स यानी कबूतर, कैट्स यानी बिल्लियां, डॉग्स यानी कुत्ते, एंड हॉर्सेज यानी घोड़े। ये चीजें आपको लिखनी है इनकी जगह। फिर आगे का आंसर, ये क्वेश्चन का जो पार्ट है वो आपको ऐड कर देना है। बिकम्स अलर्ट यानी अलर्ट हो जाते हैं, आफ्टर हियरिंग इवन ए लो साउंड, सुन करके यहां तक कि एक धीमी साउंड। ये जो है ये सब एक लो साउंड सुन करके अलर्ट हो जाते हैं। तो यहां पर विच एनिमल की जगह आपको ये सब लिखने हैं और बाद का जो पार्ट है इसका क्वेश्चन का वो ऐड कर देना आंसर में। क्वेश्चन नंबर 3, विच एनिमल यानी कौन सा जानवर, कैन फ्लाई उड़ सकता है, इजीली इन द डार्क, अंधेरे में आसानी से। तो हमने पढ़ा है जो चमगादड़ होता है वो अंधेरे में आसानी से उड़ सकता है, बैट, BAT बैट कहते हैं। तो विच एनिमल की जगह आपको लिखना है बैट, BAT। यहां पर मैंने लिखा है, बैट्स नहीं लिख के बैट ही लिख दें आप, केवल S आप इरेज कर दें। तो बैट, यहां पर आप बैट लिख देंगे तो आंसर हो जाएगा बैट कैन फ्लाई इजीली इन द डार्क। बैट फ्लाई कर सकता है इजीली डार्क में यानी अंधेरे में। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लाइन इज, अगली जो लाइन हम लोगों को पढ़नी है, ये 6 क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए हैं। देखिए आज 3 क्वेश्चन फ्रॉम हियर एंड 3 क्वेश्चंस फ्रॉम हियर। यू हैव टू डू दीज 6 क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में आपको ये 6 क्वेश्चन जरूर करने हैं। आगे नेक्स्ट लाइन है, यू सी, आप देखते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, अलग अलग प्रकार के एनिमल्स आप देखते हैं। राइट डाउन, लिखिए, इन द फॉलोइंग टेबल, निम्नलिखित टेबल में, इन विच सीजन यानी कौन सी सीजन में, आर दे नॉट सीन, वो नहीं दिखाई देते हैं। आप कई प्रकार के एनिमल्स देखते हैं, तो नीचे कुछ एनिमल्स के नेम लिखे हुए हैं, वो कौन सी सीजन में नहीं दिखाई देते हैं। तो यहाँ एक टेबल बनी हुई है, नेम्स ऑफ द एनिमल, लिजार्ड यानी छिपकली, स्नेक मीन्स सांप, और फ्रॉग यानी मेंढक। ये तीनों ही जो एनिमल्स है। फिर सामने क्या है, इन विच सीजन इट इज नॉट सीन, कौन सी सीजन में यानी कौन से मौसम में, इट इज नॉट सीन, ये नहीं दिखाई देते हैं। तो लिजार्ड, स्नेक और फ्रॉग तीनों ही सर्दी में नहीं दिखाई देते हैं, विंटर में नहीं दिखाई देते हैं, विंटर यानी सर्दी। ये देखिए फ्रॉग है ना, वो सर्दियों में बहुत गहरे बिलों में जाके बैठ जाते हैं और पूरे सर्दियों में बिलों में ही बैठे रहते हैं। और स्नेक भी ऐसे ही बिलों के अंदर चले जाते हैं और इसको बोलते हैं हाइबरनेट होना, शीत समाधि कहते हैं। सर्दियों में समाधि धारण कर लेते हैं, वो अंदर चले जाते हैं। वो इससे क्या होता है कि एक तो सर्दी नहीं लगती उनको, दूसरा उनको शिकार नहीं करना पड़ता क्योंकि वो एनर्जी को कम खर्च करते हैं, बस बैठे रहते हैं अंदर।
एक तरह से समाधि की अवस्था में बैठे रहते हैं। समाधि नहीं है, वो ऐसे ही बोलते हैं समाधि। इसको इंग्लिश में हाइबरनेट कहते हैं, हाइबरनेट हो जाते हैं वो। तो इसको फ्रॉग भी ऐसा ही करता है, स्नेक भी ऐसा ही करते हैं। यानी फ्रॉग और स्नेक दोनों ही सर्दियों में अंदर चले जाते हैं, अपने अपने बिलों में चले जाते हैं, इसलिए वो दिखाई नहीं देते हैं। लिजार्ड यानी छिपकली भी सर्दियों में कम दिखाई देती है, वो भी कहीं न कहीं जाके छिप जाती है, क्योंकि उसको सर्दी लगती है तो वो छिप जाती है जाकर के, सामान्यतः दिखती नहीं है। तो ये तीनों ही विंटर में नहीं दिखाई देते, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है WINTER, विंटर में ये तीनों दिखाई नहीं देते। ये आपको करना नहीं है, ठीक है ना, इसको आपको करना नहीं, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। देन अगेन देयर आर 2 क्वेश्चंस, फिर से 2 क्वेश्चन आ गए हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा आपको वर्क मिले, इसलिए आज हम यहीं तक की स्टडी करेंगे। आई हैव गिवन यू 6 क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स। आज मैंने आपको दे दिए हैं 6 क्वेश्चंस और उनके आंसर। यू हैव टू डू दीज 6 क्वेश्चंस इन योर नोटबुक इन ए गुड हैंड राइटिंग एंड ट्राई टू लर्न देम। यू हैव टू गिव ए क्लास टेस्ट, मंथली टेस्ट ऑन द कमिंग सैटरडे। जो भी अपकमिंग सैटरडे आ रहा है उस पर आपको अपना क्लास टेस्ट भी देना है। सो यू शुड ट्राई टू लर्न ऑल द सिलेबस विच इज फॉर द सेकेंड क्लास टेस्ट। जो भी क्लास टेस्ट, इस क्लास टेस्ट के लिए सिलेबस आपको बताया गया है। जहां तक फर्स्ट टेस्ट में आ चुका था वो कहां तक आ चुका था वो हम रिटर्न में आपको दे चुके हैं। उसके बाद में जो भी कोर्स हुआ है अपना, उसमें से आपको लर्न करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सी यू एंड बाय।